अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीन। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं। आज के दिन एक कॉन्फिडेंस लेवल देखा गया। कल की जो हम कह सकते हैं एक नेगेटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस थी, आज के दिन रिकवरी नोट देखा गया। इन्वेस्टर्स की जानिब से कॉन्फिडेंस रहा, मार्केट के अंदर बाइंग देखी गई। ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड आज हम कह सकते हैं एक अच्छी चीप वैल्यूएशन को, काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन को जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ग्रैप करते हुए दिखाई दिए। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स इस पोजिशन का वेट कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन जो है वो लेना चाहते थे। 38,500 सपोर्ट लेवल है और आज के दिन से यही एक चीज देखी जा रही है कि इन्वेस्टर्स जो है वो बुल रन की तवक्को आज रख रहे हैं। और साथ साथ अब नेक्स्ट वीक के अंदर जो कि पॉलिसी अनाउंसमेंट भी है उसके भी एक असरात हैं जिसका इम्पैक्ट हमने आज देखा। लेकिन अब ये है सिचुएशन के बिजनेसेस जो है वो स्ट्रांग होने हैं, फ्लरिश होने हैं। इसकी वजह से जो है वो आज की मार्केट में कॉन्फिडेंस देखा गया है। ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि आईएमएफ की टॉक्स को भी फर्दर पुश करते हुए दिखाई दिया है। गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि आईएमएफ की जो चीजें हैं वो निगोशिएटेबल हैं और उसको फर्दर निगोशिएट किया जाएगा। आईएमएफ की जानिब से कंडीशन के ऊपर काफी हद तक एक स्टबर्ननेस देखी जा रही है। सो लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में क्या आउटकम होता है। लेकिन अब तक की जो होप्स हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि निगोशिएट जो है वो हो जाएंगे ये तमाम टॉक्स और इंशाअल्लाह ताला जो है वो इकोनॉमी की नंबर्स फाइनली वर्कआउट करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 38,342.21 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 38,945.97। जस्ट डू हैव अ लुक के यहाँ पर ओपनिंग साइड पे और हायर साइड पे एक अच्छी रिकवरी नोट देखी गई और स्टार्टिंग में ही एक पुश अपसाइड देखा गया। लोअर वॉज 38,257.56, तकरीबन ओपनिंग साइड पे ही थी। ये क्लोजर रहा 38,791.09। 448.88 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 153.09 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया है 52.74 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज गुड 5.01 बिलियन रुपीस। एंड नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। WTLS लिस्ट को लीड करे हैं 0.03 के इजाफे के साथ। 1.13 पे क्लोजर। 19.03 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉर पे 0.12 का गेन। 2.19 पे क्लोजर। 13.14 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली TRG काफी अरसे बाद लाइमलाइट पे 6.92 का गेन। 96.58 पे क्लोजर। 10.18 का कारोबार रहा। आज के दिन कुछ पेनी स्टॉक्स में भी पार्टिसिपेशन है और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कुछ वो स्क्रिप्ट्स जो यूजुअली मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स पुश करते हुए दिखाई दे रहे थे वो भी आज लाइमलाइट में। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। जो डिले हैं, कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं जिसको जल्दी से टैकल करना ज़रूरी है, खासकर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएमएफ की कुछ शराइत हैं जिसमें डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ना ज़रूरी है रुपी को, और साथ साथ डॉलर के अगेंस्ट जो एक वैल्यूएशन है वो तय करना ज़रूरी है। इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए ज़्यादातर जो LCs का इशू है उसको टैकल करना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जितनी जल्दी एड्रेस कर ली जाएँ उतना जल्दी जो है वो इकोनॉमी के हालत बेहतर हो सकते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन से इश्यूज हैं जो फर्दर डिले होकर हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। साथ साथ रशिया के हवाले से जो डेलीगेशंस आया हुआ है वो काफ़ी हद तक उससे उम्मीदें भी हैं। ये भी देखा जा रहा है कि कुछ MOUs या मेमोरेंडम साइन होंगे, अग्रीमेंट साइन होंगे। अग्रीमेंट्स के साथ साथ ये भी होगा कि पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है उसके हवाले से भी कुछ मुआहदे देखने में आएंगे। गैस ऑल्सो इज़ एन इशू यहाँ पर पाकिस्तान में एड्रेस करने की ज़रूरत है क्योंकि पेट्रोलियम यानी कि फ्यूल प्राइसेस हमारे लिए इम्पोर्ट बिल पे एक वेटेज क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कैसे एड्रेस करना है, रशिया से हमारे पास क्या क्या प्रपोजल्स होंगे, हमें अपनी चीज़ें कैसे मनवानी है, आज हम डिस्कस करेंगे। एंड अनदर थिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन को किसी ना किसी तरीके से लेके आना है, बिजनेसेस को प्रमोट करना है। ऑल्दो ग्रोथ नेसेसरी है लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी रेट देखा जाए वो भी डेकेड्स हाई चल रहा है। अगर यहाँ पर डॉलर की वैल्यूएशन देखे जाए तो वो भी काफ़ी हायर साइड पे है। तो कैसे बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं उनको, हमारे सामने मौजूद हैं शारिक वोहरा साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं दानिश खान साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काटी के, तो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सो शारिक साहब, आप प्लीज़ ये बताइए कि इकोनॉमिक सिचुएशन
ऑब्वियसली हैंडल तो हो ही रही है, सेंसिटिविटी है, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, न्यूज़ भी है, बैक टू बैक चैलेंजेस भी हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है और काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो फुलफ़िल कर रही है। समझते हैं आप कि ये जो अब कुछ डिलेज हो रहे हैं, चाहे वो करेंसी के हवाले से हो, एलसीज के हवाले से हो, या थोड़े से जो इश्यूज़ हैं वो टाइमली एड्रेस कर लेने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक चैलेंज है और पाकिस्तान भी उसी ज़द में है। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास पिछले कई सालों से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बहुत कम हैं और हम लोग पिछले 15-20 साल में अनफॉर्चुनेटली एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट, एक तो इम्पोर्ट बेस्ड होती, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बन गए। अब इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी डिपेंडेंट होती हैं अगर आपके पास इम्पोर्टेड मटेरियल्स ना हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा ऐसा पोर्शन है जो कि इम्पोर्टेड एसेसरीज से और इम्पोर्टेड इक्विपमेंट से और मटेरियल से पूरा होता है। अब चूंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे डाउन हो गए, अलार्मिंगली डाउन हो गए, और अगर वो इम्प्रूव नहीं होते तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होंगी। अब इसमें नताशा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो वक्त नहीं है कि जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म कोई इलाज करें। इस हुकूमत के पास एक बड़ा अच्छा मौका ये है कि रियलिस्टिक होकर जो मैक्रो लेवल के चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे। अगर आप ये कहें कि जी $1 बिलियन, $2 बिलियन सऊदी अरब से या यूएई से या किसी और रिसोर्स से। शारिक साहब, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो हमें रिकॉर्ड है, उसके बगैर तो हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम आईएमएफ के लिए भी वेट कर रहे हैं, हम और भी कंट्रीज़ के लिए हमारी एक बायलैटरल जो रिलेशन उनके लिए वेट कर रहे हैं, उसके बगैर कैसे गुजारा होगा? आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि $1.1 बिलियन जो नेक्स्ट ट्रांच आनी है आईएमएफ की वो आ जाएगी तो हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। 1.1 तो प्रॉबेबली हम अगले 3-4 माह में उम्रों पे खर्च कर देंगे और फिर इंशाल्लाह हज आ जाएगी। और इसी तरह जो ट्रेवल है पाकिस्तान का और दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं जिस पर हमने अभी तक कुछ कंट्रोल नहीं किया। देखें, आपको जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उसके दो रियल सोर्सेज हैं, एक वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं, दूसरी आपकी एक्सपोर्ट्स। बाकी जितने सोर्सेज से आपको फॉरेन एक्सचेंज आता है या तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है या उसकी कंडीशनैलिटीज बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर आईएमएफ से डॉलर्स लेते हैं और आईएमएफ आपको ये कहता है कि देखें ये आप जब वापस करेंगे तो किस तरह करेंगे, हमारे पास उसकी कोई रेसिपी नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि अच्छा आप गैस बढ़ा दें, ये बढ़ा दें, वो बढ़ा दें, टैक्सेस बढ़ा दें, मिनी बजट लेकर आ जाएं। वो सारा बर्डन इकोनॉमी पर आता है। बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी पाकिस्तान की ये कहती है कि आप मैक्रो लेवल के डिसीजंस ले लें। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में इस वक्त गैस की शदीद शॉर्टेज है। कराची चेंबर ने खुले अल्फाज में गवर्नमेंट को कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि आप अपने वोट बैंक का या अपनी पॉपुलर जो पॉलिटिक्स है उससे हटकर आप डोमेस्टिक गैस बंद कर दें, उससे आप बिजली पैदा करें, उससे आप इंडस्ट्री चलाएं। अब ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि शायद कोई भी गवर्नमेंट, तो लोड शेडिंग हो रही है, ये तो गवर्नमेंट इस बात को तो मद्देनजर रख रही है कि अभी रियासत बचानी है, अभी सियासत को थोड़ा साइड पे करना है। तो जरूरत इस बात की है कि हार्श डिसीजन लिए जाएं। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पर अलाइव है, सिचुएशन को देख रही है, बट आई थिंक एक दो बड़े मैक्रो लेवल के डिसीजंस लेने से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। वेल दानिश साहब, अभी शारिक वोहरा साहब ने कुछ गुफ्तगू को बड़ा डिटेल बताया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। एक क्वेश्चन ये जो मैं इन्हीं की बातों में सपोर्ट अप करना चाहूँगी वो ये कि इन्होंने कहा कि डोमेस्टिकली जो हमारी यूजेज है गैस की, उसको थोड़ा सा जस्ट सेट असाइड, आपको इंडस्ट्रियल जो एक यूज़ है उसको मद्देनज़र रखना है। आप समझते हैं कि एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, आपने एलसी नहीं खोली हुई, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम शटडाउन की तरफ जा रहे हैं, हम हॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ गैस का इशू बना रहे हैं। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नताशा फॉर इनवाइटिंग। मैं शारिक साहब की बात से जो है वो काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि एक ग्लोबल रिसेशन है, ग्लोबल जो है वो अनसर्टेनिटी है। इट्स नॉट कि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, इसमें हमारे बांग्लादेश भी सफ़र कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान के साथ तो वही वाला मसला ना जो इम्पोर्ट बेस्ड है और प्लस जो है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है।
IMF की जहाँ पे बात हुई ना, मैं थोड़ा सा इस पहले इसको क्लियर कर दूँ, फिर गैस पे आता हूँ मैं। अभी अनसर्टेनिटी क्यों है? अनसर्टेनिटी की वजह जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जहाँ पे आपकी FDIs नहीं आ रही हैं, आपकी देखें ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही है आपकी ना, किधर से आ रही है? क्रिकेट टीमें आ रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है कि भाई पाकिस्तान में एक सेक्टर तो है कि जो टेररिज्म था वो पाकिस्तान सेफ कंट्री हो गया, इंग्लैंड की टीम भी आई है। इधर देखिए आप, एक आज आप देखें अनाउंस हो गया वो KP की भी जो है वो असेंबली हो गई है, डिसॉल्व हो तो गई। यहाँ से तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको अभी डेली देखिए कोई ना कोई सरप्राइज तो देते ही है ना, ये फिर बताएंगे कैसे कि कैसी ऑपोजिशन है। दिस इज द रीजन, यू नो, दिस बिजनेसमैन क्या चाहता है? बिजनेसमैन चाहता है कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। हाँ, यही चाहता है ना बिजनेसमैन, इंडस्ट्री क्या चाहता है ना। अब मैं अगर आके देखूं कि भाई टेलीविजन में सारा दिन जो है कि आज हो गई है, आप 8 बजे से लेके देखा करें, नहीं 8 बजे से ना। अच्छा, अब जहां तक आपने कहा ना, दो ही हमारे जो फैक्टर जो बताया, आरिफ भाई ने बताया कि एक्सपोर्ट अर्निंग, हमारी एक्सपोर्ट देखें 31, 32, अगर आपने वो मिला दिया 34 मैक्सिमम ना, और आपकी जो रेमिटेंसेज आती है, आपको पता है इतनी पैरिटी जो है 227, 228 और 260 में ना, ये वॉर फुटिंग पे देखें। IMF इज अ डोर, IMF इज अ डोर। जब IMF के साथ आप मुआहदे करते हैं, आपकी जितनी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो कह रहा है IMF से मुआहदा कर लें, हम आपको पैसे दे देंगे। 1 बिलियन 2 बिलियन से कम नहीं चलेगा, आपको 15-20 बिलियन चाहिए। हमारे पास चैलेंजेस तो ये सब दुनिया जानती है कि बहुत ज्यादा बैक टू बैक चैलेंजेस। पूरी दुनिया ने कोविड सहा, पाकिस्तान ने भी सहा, लेकिन पूरी दुनिया ने फ्लड नहीं सहा। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री कि पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा एक अनसर्टेनिटी होने के बावजूद, एक इकोनॉमिकली हमारी एक डाउन साइड होने के बावजूद हमने ये फ्लड को भी एब्जॉर्ब किया। व्हाट डू यू थिंक कि अब इस चीजों में आप समझते हैं कोई मैजिक वॉन्ड निकलेगी और तमाम चीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी? इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना। नहीं होगा। देखिए जो अभी जो प्लेजेस हुई है ना, 8 करेक्ट मी 8-8.5 बिलियन का, 9.5 बिलियन की, वो टाइम में आएगा, 2-3 साल में आएगा ना। वो तो ऐसा तो नहीं हो कि आपने क्या, जैसे दोस्त ममालिक ने कहा हम पाकिस्तान को, सऊदी अरब ने कहा 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लेजेस किए हैं। वी नीड टू सी समथिंग इन द अकाउंट ना। देखिए हमारे यहाँ पे अब जैसे हम एक्सपोर्टर्स जो है ना, मेरी टैनिंग इंडस्ट्री, लेदर की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काम हो रहा है। पाकिस्तान की 5 इंडस्ट्री जो है वो आपको 70%, 80% आपको फॉरेन एक्सचेंज लेके जाती है। अब केमिकल्स पाकिस्तान नहीं बनाता है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको। हाँ। आपको बहुत सारे, आपका जो फ्लड में आपका जो कॉटन का जो है, आपने 3-3.5-4 बिलियन का आपने, ठीक है, वो अगर वो आगे री एक्सपोर्ट हो जाएगा। बहुत सारे इश्यूज हैं, गैस के इश्यूज हैं। करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन कि कुछ आप लोगों ने ये भी मांगा है कुछ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि हमें एक रेट जो है वो एक्सपोर्टर्स को अलॉट कर दिया जाए कि ये रेट होगा एलसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। IMF देखिए, IMF जब तक आप फ्लोट नहीं करेंगे ना, IMF देखिए, IMF की कंडीशन है कि आप डॉलर को उसको अपनी जगह पे छोड़ दो ना। आप देखिए 40 रुपए की जो पैरिटी है, मतलब ना 227-28 रुपए और 262-65 रुपए ना, आप इसको खरीदो 200 जो भी आ जाएगा। देखिए ये आर्टिफिशियल है, मैं समझता हूँ कि 265 नहीं है वो। अगर आप डॉलर को छोड़ देते तो 240-245 के बीच में होता, तो आपका हमेशा डिफरेंस जो है ना 1 या 2 रुपए का होता था। आज 40 रुपए का डिफरेंस है। आपको पता कितना अंडर इन्वॉइसिंग कितनी हो रही है, मतलब एक अजीब सी अनसर्टेनिटी, मतलब ये। मगर मैं समझता हूँ कि इनफॉर्मल चैनल्स जो हैं वो ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना, जैसे शारिक भाई ने कहा है कि गवर्नमेंट को जो बैठ के जो ना, देखिए अभी तो IMF ने कह दिया है, अभी मीटिंग ये दिस मंथ इज द 15 तारीख को उन्होंने पेट्रोल नहीं बढ़ाया ना उन्होंने। आज समझता हूँ कि यही, अच्छा, ये थोड़ा सा स्मार्ट मूव हो रही है गवर्नमेंट की जान से। दे आर इंप्रूविंग द प्राइसेस ऑन डीजल। ऐसी कोई पॉलिटिकल ऐसा डिसीजन ले लेंगे तो आपको पता है ये साल तो इलेक्शन का है। अगर ये किसी PDM की हुकूमत ने, नहीं, फॉरगेट अबाउट ये तो, अगर इलेक्शन वाली बात होती तो बहुत कुछ हो सकता था। शारिक साहब प्लीज इसके ऊपर कमेंट कीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं है, अगर पॉपुलैरिटी की तरफ ही जाना था तो बहुत सारी चीजें थी, मतलब काइंड ऑफ BISP में ही अभी बहुत कुछ हो जाता। अभी बहुत तरीके से लेके चल रहे हैं, एक रैशनिंग भी हो रही है, देखा यह जा रहा है कि जो अपने खर्चे हैं उनको तरीके से खर्च किया जाए। क्या समझते हैं आप ये? नहीं, यू आर करेक्ट कि ये जो PDM की गवर्नमेंट है वो उसने जो टोटल ब्रंट है वो अनपॉपुलर डिसीजंस लेकर अपने मैंडेट को डिटीरियोरेट किया है फॉर द सेक ऑफ कंट्री। लेकिन इसका मुजाहरा दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए, इसका मुजाहरा PTI को भी करना चाहिए, इसका मुजाहरा पाकिस्तान में दूसरे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी करना चाहिए। देखें, मुल्क है तो PDM है, PTI है, नवाज शरीफ है, इमरान खान हैं, और अगर आपका मुल्क मुआशी तौर पर मज़ीद ख़राब होगा और आने वाली कोई भी हुकूमत हो, इर्रिस्पेक्टिव कि किसकी हुकूमत बनेगी, विद दीज कंडीशंस आइंदा आने वाले 3 साल पाकिस्तान के लिए मज़ीद चैलेंजिंग हो जाएंगे। इसलिए कि आज हुकूमत तब्दील होने से, कोई दूसरी हुकूमत आने से आपके जो मुआशी आदाद शुमार तो चेंज नहीं हो जाएंगे।
क्या हुकूमत चेंज होने से 6 माह बाद पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $40 बिलियन हो जाएगा? नहीं होगा। दैट मीन्स कि सिचुएशन यही रहेगी। कौन सी हुकूमत इसको लॉन्ग टर्म में कितना बेहतर तरीके से हल कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इस वक्त शदीद किल्लत है यूटिलिटीज़ की, पावर रिसोर्सेज की, आपको उसको रैशनिंग करना है। यूरोप जैसे मुल्क ने 15% गैस की रैशनिंग की है, आपने नहीं की। आपको बाज़ार 6 बजे बंद करने चाहिए, इसलिए कि जितना डे लाइट का आपको फ़ायदा आप लेंगे। और हमारी जो, हमेशा मैं आपके शो में भी कहता हूँ कि देखें हमारी जो पावर की जो मिक्स है ना, उसमें आपके पास हाइडल है जी, आपके पास अपनी जो लोकल गैस है, और आपके पास न्यूक्लियर है। ये कोई तकरीबन बनता है 60%। बाकी 40% आप वी हैव टू इंपोर्ट। LNG भी इंपोर्ट करते हैं, दानिश बिल करेक्ट में, yes, yes, कोल भी आप इंपोर्ट करते हैं, और आप जाहिर है ऑयल तो करते ही करते हैं। डिपेंडेंसी है 60% वाली, सिर्फ उसी को यूजेज में लाया उसको यूजेज में लाकर इस वक्त देखिए $29 बिलियन का आप फ्यूल रिलेटेड चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। आप उसको आधा कर दें, ब्रिंग इट टू 15, ब्रिंग इट टू 14। वो कैसा होगा? वो ऐसे होगा कि जब आप कहेंगे ठीक है लोड शेडिंग 6 घंटे की होगी, दिन में 12 घंटे की होगी, हर 2 घंटे बाद होगी। देखें अगर मैं और आप, हम सब सेक्रीफाइस नहीं करेंगे इस वक्त अपने मुल्क के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि वो अबव द लेवल ऑफ देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट आए। मैं समझता हूँ कि PDM ने ये सेक्रीफाइस किया है, और ये उनका सेक्रीफाइस उनको इलेक्शन में पे करेगा या नहीं करेगा, ओनली टाइम विल टेल। फौरी रेमेडी क्या हो सकती है शारिक साहब, अगर अभी देखा जाए? आप समझते हैं जो आपने कहा कि एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना या राशनिंग करना, दूसरी तरफ ये कि यहाँ पर जो LCs का इशू है, सबसे ज्यादा जो बिजनेस कम्युनिटी शाउट आउट करते हुए दिखाई दे रही है, उसके लिए आप क्या समझते हैं? देखिए वो बिजनेस कम्युनिटी ठीक शाउट कर रही है, इसलिए कि जब आपकी डिपेंडेंट है इंडस्ट्री इंपोर्ट पे, और इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान नहीं होगा, उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले 500 लोग भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि ये LC का जो इशू है, दिस इज गोइंग टू इफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग आपकी जो वर्क फोर्स है। ठीक है, अब अगर दानिश साहब के पास टैनिंग इंडस्ट्री में केमिकल्स नहीं होंगे, जैसे ये अभी इन्होंने बताया, तो इनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी। ज़रूरत इस बात की ज़रूर है, लेकिन आई थिंक कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारी, फॉर एग्जांपल कार्स की हमको जरूरत नहीं है इस वक्त, कतन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। मैं अगर एज पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट ले, तो मैं तो ये कहूँगा कि कार यूनिट्स आप बंद कर दें, और जो CBUs जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं या CKD कंडीशन में मंगा रहे हैं, वही पैसे आप बसेस में मंगा दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर दें, ताकि आपका जो फ्यूल है। जो बसेस आई हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ये बड़ी एक काफी अरसे बाद एक अच्छा सा सिंध के लिए तोहफा था, कराची के लिए। कितना चेंज आया है उससे, लोग बड़ा ब्रीथ होते हुए दिखाई देते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट मोटरसाइकिल अभी भी कम नहीं हुई है। मोटरसाइकिल कैसे आप किसी गरीब से उसकी चीज छीन सकते हैं जब तक आप उसको प्रोवाइड। बसेस की देखिए, बसें नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, जब तो लोगों ने मोटरसाइकिल हर आप लोग की जो जितने भी चैनल्स में 4-10 मोटरसाइकिल 2 रोज बांट रहे हैं। अभी रमजान में मैं समझ गई आपका क्रिटिक्स करना आसान होता है। दानिश साहब जरा एक पॉइंट इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि यहाँ पर आपने कहा कि आपको ट्रांसपोर्ट्स देनी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सही करना है, ना कि आप ये जो है इसका ऑल्टरनेट ढूंढे। आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम दे दें, जैसे चाइना में या डिफरेंट डेवलप कंट्रीज में कोई चीज़ बंद करने लगते हैं, बता देते हैं कि ये 1 साल तक या इतने अरसे तक 2023 के जून में सपोज कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपको उसका अल्टरनेट आना पड़ेगा। उसका अल्टरनेट अभी से मार्केट में प्रोवाइड हो, और फिर उसके बाद इसको भी एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए कि ये ख़त्म हो जाएगी। ये सही नहीं होगा बाइक के हवाले से? देखिए, एक पर्सनल चीज़ तो आप ख़त्म नहीं कर सकते किसी की भी ना, तो फिर वो मतलब आप किसी की जो है ना, पाकिस्तान को ना इसकी बेसिक राइट्स है ना, अगर मेरी मोटरसाइकिल अब आप कहते हैं कि आप मोटरसाइकिल ले जाएंगे, हाँ आपकी दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के जो दूसरे आपके सोर्सेज हैं, उसको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाएगी तो आपको पता है, देखिए सर्कुलर रेलवे भी चलना चाहिए। आपका जो ग्रीन और ये रेड लाइंस आ रही है, देखिए जितने कराची में जो काम हो रहा है, आप देखिए 2-3 साल में जो आपके ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन माशाल्लाह शुरू हो गई है, आपकी बसेस शुरू हो गई हैं। तो मैं आने वाले वक्त में देखता हूँ कि ये आपका जो फिर आपका जो ब्रिजेस बन रहे हैं, मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है, आपको कराची के अंदर बहुत कम जो है वो ट्रैफिक का जो है ना वो नजर आएगा, जो आपका जो मैशअप होता है और ये जो होता है ब्लॉकेज होते हैं। कम टू शारिक भाई की जो बात है इम्पोर्ट्स की, देखें बात सुने, ये जो इम्पोर्ट्स नहीं होंगी, देखिए अभी मैंने आपको पहले कहा है आपको
कि आपको वॉर फुटिंग में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा विद इन 2 वीक्स ना। Yeah. हमारी जो बेस्ड है These fortnight जो ये एक days आ रहे हैं वो बहुत आज important है। 18 तारीख के 30 से पहले आपने कोई ऐसे आप देखिए बैठ जाइए IMF से, देखिए अगर हम IMF से कोई डील करते हैं तो आपका इन्फ्लेशन 12 से 14% बढ़ेगा। अगर आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं तो 50-60% आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब आपका खुदा अल्लाह ना करे डिफॉल्ट से तो निकल गए, अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, अगर IMF ने पैसे नहीं दिए, कहीं से पैसे नहीं आए, तो आपके 4 बिलियन तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आपके ऑयल की इंपोर्ट्स हैं, आपकी आपके एडिबल ऑयल्स है, ऑयल है, आपका जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप सब कुछ बंद कर दें, कहते नहीं कर सकते ना, जिसको जो करना करें, मगर व्हाट विल हैपन, एक एनार्की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन डिट्रॉयड हो जाएगी, फैक्ट्री में लेऑफ्स हो जाएंगे, लेऑफ्स होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। तो इस सूरत में आपकी आप समझते हैं कि ये 10 to 12 डेज काफी इंपॉर्टेंट है? ये देखिए हमें एक कड़वा घूट पीना पड़ेगा, जो भी पीना है, ठीक है। पीडीएम जो है कड़वे घूट में क्या दिखाई दे रहा है? गैस टैरिफ इंक्रीज दिखाई दे रहा है, देखिए टैरिफ इंक्रीज है, पेट्रोलियम लेवी, आपका लेवी है, आपका डॉलर जो है वो मार्केट पे अगर चलें 260 पे भी नहीं करते, 245 पे भी 240-245 एक दफा ले लें, आप देखिए खुद ब खुद 2 महीने थोड़ी सी बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, पीडीएम को ये अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए अभी तो वही बात की मैंने, मुल्क बचाना है, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में तो बैठ गए थे, इकोनॉमी में कोई नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रही, पीटीआई नहीं बैठ रही है, कहते हैं मैं चोर के साथ नहीं बैठूंगा। आपने फर्स्ट उसमें बोला कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, दिस इज द मेन रीजन, यही रीजन है व्हिच हैज हर्ट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आप समझते हैं कि ओवरऑल अगर देखा ये जाए कि कुछ ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है इटली की, इंग्लैंड की, कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स तो चेंज होती हैं मगर चीजें बेहतर रहती हैं, इकोनॉमी हमेशा बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी की तरफ है। हमारे तो देखे ना अभी जो इलेक्शन बल्दियाती हुआ ना, तो हमारे साथ तो एक अजीब सा सिस्टम है, हाँ, कि मैं हार गया तो धांधली हुई है, मैं जीता हूं तो इससे अच्छा इलेक्शन कोई है नहीं। आप मतलब ये हम समझ गए, जब भी कोई मतलब बैठ जाओ, समझ लो, मान लो इस चीज़ को, मतलब ख़त्म करो ना, हम वही अभी तक पुराना, हमें इस चीज़ों से निकलना पड़ेगा। देखिए वर्ल्ड हैज चेंज नाउ, आप देखें आपके पास खजाना में कैसे पैसा है, आपकी बैंकों के अंदर एक आपको पता है जो एक अफरा तफरी है, लोग आपको इतने आप शरीक भी आपको पता ना वो जो मिजान बैंक के साथ हुआ था, बैंक मैनेजर सब परेशान है, मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए बात सुने, जब आप मेरे पेट पे लात मारेंगे ना तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपको मैं तो रिवोल्ट करूंगा, बड़ी अग्रेसिव फिर गुफ्तगू हो जाती है। प्लीज शारिक साहब इसको भी डिफाइन कीजिए। एक तो रशिया का डेलीगेशन आया हुआ है, सो ऑयल की बात हो रही है और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि बड़ी इशूज हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो फाइनली एक हैंडल होने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो ये है कि रशिया का डेलीगेशन यहाँ मौजूद है, गैस के हवाले से, ऑयल के हवाले से, टैरिफ्स जो कि एक इम्पॉसिबल हमारे पास चीज़ आ गई थी, अब उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। और ये थिंक कि रशिया से कोई ऐसे मेमोरेंडम साइन हो जाते हैं जो कि आने वाले दिनों के लिए बेहतर हो। ऑयल तो अभी आ जाएगा बट गैस के हवाले से पाइपलाइन का स्ट्रक्चर, पोजीशंस हो। रशिया का पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशन है उसकी तो बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कि कमोडिटीज़ का रशिया जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और ऑयल और गैस तो शायद लॉन्ग टर्म है, इसलिए कि उसके लिए जो पाइपलाइन रशिया से और फिर पूरा सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान तक आना है, तो दैट इज़ नॉट द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ये ज़रूर है कि जो कमोडिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वीट है जो कि पाकिस्तान यूक्रेन से लेता था, और बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर वो बहुत अरसे तक पाकिस्तान यूक्रेन से वीट नहीं ले सका। ओनली ये अभी गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले वीट ली है, जो कि पाकिस्तान आ भी गई है यूक्रेन से भी और रशिया से भी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ने ये बड़ा पॉजिटिव शो किया है कि वो वाइब्रेंट हो गई है, और वो जितने ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास हैं ग्लोबली पॉसिबल उसको वो यूज़ करने की कोशिश कर रही है, और ये वाइब्रेंसी शो करती है कि वो रशिया के पास गए, उनको यहाँ लेकर आए, प्लस इतने 80 लोग आए में यहाँ पर डिप्लोमेसी, उनको अपने जो कंट्री टू कंट्री उनका रिलेशन है वो उससे रख रहे हैं, और उनका जहाँ बेनिफिट है उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। एग्जैक्ट नताशा, डिप्लोमेसी जो है ना वो दुनिया में दैट इज मोर एन इकोनॉमिक एफर्ट रादर देन पॉलिटिक्स। अब जितनी भी फॉरेन रिलेशनशिप है, जितनी डिप्लोमेसी है, जितनी पॉलिटिकल आपकी दोस्तियां हैं, उसकी बुनियाद पैसा है, पैसा है, बिजनेस है, पैसा और बिजनेस है। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। आज इंडिया जो है वो इतनी बड़ी पावर डिप्लोमेसी में या उसमें क्यों बन गया, इसलिए कि वो इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग हो गया। तो शारिक साहब अब वक्त आ गया, हाई टाइम है कि हमें भी रशिया से हमारा बेनिफिट है, हमें गैस सस्ती मिल रही है, हमें वो वहाँ पर उनके पास एम्बार्गो है कि वो $60 से नीचे नहीं आ सकते, ये तो कैप है ना मौजूद, इसमें अगर वो हमारे साथ ताउन करते हैं और $60 का ही दे देते हैं पर बैरल, सो व्हाट डू यू थिंक कितना वेटेज हमारे ऊपर जो एक है वो रिलीज हो जाएगा?
बेसिकली पाकिस्तान का जो 80-87 एक्चुअली जो पाकिस्तान जितने फ्यूल रिलेटेड चीज़ें ख़रीदता है वो उसकी जो पेमेंट्स हैं वो डेफर्ड पेमेंट्स हैं। तो रशिया जो है वो अगर डेफर्ड पेमेंट पर हमको देता है ओनली देन इट विल बी एडवांटेज, अदरवाइज जो सऊदी अरब है वो हमको डेफर्ड पेमेंट पर देता है, यानी कि ऑयल हम आज इस्तेमाल कर लेते हैं, पैसे उसके 1 साल के बाद देते हैं। तो ये भी जो रोल ओवर जो हमारी डेफर्ड पेमेंट है वो हमको फिर बचा के रखती है, जो हमारी फॉरेन करेंसी की इमीडिएट पेमेंट्स होती हैं उसमें हमको फिर कम पैसे देने पड़ते हैं। आई थिंक कि गवर्नमेंट ने ये पॉइंट ज़रूर रखा होगा रशियन डेलीगेशन के साथ, और रशिया भी ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशनशिप, क्योंकि जो अब नया जियो स्ट्रेटेजिक जो भी ब्लॉक बनेगा जिसमें कि चाइना और रशिया बड़े क्लोज पार्टनर्स होंगे, ब्रिक्स जी ब्रिक्स एग्जैक्टली, सऊदी अरब भी आ रहा है और उसमें सऊदी अरब भी है और बहुत सारे जो इस रीजन के कंट्रीज़ हैं, तो पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन है उससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि फिर रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है जी वो किस स्टेज पर होगी, इसलिए कि ड्यूरिंग दी वॉर जितनी मूवमेंट है बाय सी वो बड़ी हैम्पर हो रही है। जो फ्रेट है फ्रॉम रशिया टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ वॉर वो बहुत हाई है। तो वॉर अगर सेटल हो जाएगी और पाकिस्तान अपना ये कांटेक्ट जो है रशिया के साथ वो इसके बाद भी अलाइव रखता है, तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान का रशिया से रिलेशनशिप में पाकिस्तान को इकोनॉमिक में बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि अगर कोई ये रिलेशन होता है तो रशिया से व्हाई नॉट क्या हम उनसे कुछ ऐसा डील कर लेंगे जितनी वो हमसे हम उनसे इंपोर्ट करते हैं उतना वो भी हमसे इंपोर्ट करें, हमारा इंपोर्ट बार्टर सिस्टम, हाँ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो पैरेलल हो जाए। पहले था लेकिन अब नहीं है, अब भी तो किया जा सकता है। बेसिकली रशिया की जो इम्पोर्ट्स तो है उनकी बहुत बड़ी, नहीं रशिया की जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, ग्राफ देखें तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो वो पाकिस्तान से ख़रीद सकते हैं, माँ सिवाय कुछ टेक्सटाइल्स के और कुछ लेदर के और गालिबन कुछ शायद वगैरह के भी हैं, आई थिंक किनू जाता है, पेरिशेबल आइटम्स हैं कुछ। बट नताशा ये जो किनू और आम की और ये आलू आम की एक्सपोर्ट जो है ना, ये इनसे कोई बहुत बड़ा नंबर्स आप ले नहीं सकते। सर डोंट अंडर एस्टिमेट प्लीज। नहीं मैं आपको बताऊं, आपको देखिए शारिक भाई, मैं बताऊं पाकिस्तान बेसिकली एग्रो बेस्ड कंट्री है। हमने एग्रीकल्चर में हमारी जो टोटल आपका राइस को मिला के 4.5-5 बिलियन की एक्सपोर्ट है ये टोटल आपके, इसमें जो भी फूड आइटम्स है ना इसको बढ़ाना चाहिए। देखिए आपको दुनिया ने मतलब इसराइल जैसे कंट्री ने, इसराइल ने आपको पता है उसकी आपके एग्रीकल्चर पे कितना बड़ा काम किया उन्होंने, मतलब अनबिलीवेबल। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में देखिए नताशा एक चीज़ जो है हम देखते हैं, जो हमारी जो देखिए आपको पहले बजट का आपका क्या, आपका आप घर पे भी बजट करते हैं ना कि आपकी इनकम कितनी और आपके एक्सपेंस कितने ना, इसी तरह से घर चलता है और सेविंग कितनी है आपकी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जो रेवेन्यू कलेक्शन 7.1 ट्रिलियन की है शायद, इसमें आपका 44% तो आपका डेप्ट सर्विसिंग में, 308 या 310 ट्रिलियन तो आपका डेप्ट सर्विसिंग, बाकी डिफेंस बजट है। अब 250 या 20 बचते हैं तो उस पर आप मुल्क नहीं चला सकते जब तक टैक्स टू जीडीपी 8.5% 9% टैक्स टू जीडीपी है, जब तक 16-17% नहीं होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले हैं, अब ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डिफाइन करने की जरूरत है। देखिए आपके एक्सपोर्ट्स, देखिए आपकी आईटी की एक्सपोर्ट ही 2-2.5 इंडिया 178-180 को टच कर रहा है, 180 बिलियन, और हम जो है वो सब जो हमारे पास है हमें उसे मार्केट करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर आपने कहा उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। आईटी भी नहीं कर सकते हम, आईटी भी आपको पता है आपको कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इंपोर्ट करने की जरूरत है, एक बिल्डिंग चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लड़के आपको तो सॉफ्ट, आप कहाँ से कहाँ आजकल तो आगे है ही आईटी का। देखिए आपका आईटी इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको आईटी पे काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान को टारगेट सेट करना पड़ेगा 10 से 15 बिलियन डॉलर का कि विदिन 5 साल में हमने, जब इंडिया कर सकता है तो वाई नॉट पाकिस्तान। दुनिया में कहाँ से हम कहाँ चले गए। इसराइल जैसे जितने आपके जितने भी ऐप्स है इसके अंदर इसराइल ने बनाया हुआ है, व्हाट्सएप है, वेज है, जितने भी है वो इसराइल के हैं सारी। है पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, आपके पास 55% आपकी जो पॉपुलेशन है वो 25 यंग की पॉपुलेशन है वो, हम तो बहुत सारे अब हमें ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करने की जरूरत है। और अब आगे कहां जाएंगे, डिबेट भी किया इस पे और प्रोग्राम्स भी किए डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स। 5-5.5 लाख ग्रेजुएट साल में निकलते हैं। व्हाट वी कैन डू, स्किल्ड, हमें स्किल पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपको पता आपको आज भी कनाडा के अंदर आपको बताऊं, आपको जो खोला हुआ उन्होंने स्किल पे खोला हुआ उन्होंने,
प्रोफेसर से मांगते हैं जो PhD है, बाकी स्किल्ड है, स्किल्ड आप भेज दीजिए हमारे पास। दुनिया अब स्किल पे आ गई है, या IT का कोई स्किल्ड हो या किसी किस्म का स्किल्ड हो, कारपेंटर्स हो, टेक्निकल स्किल्स की वैल्यू है, और ये इस पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा। दर्ज भाई तो आज हर यूनिवर्सिटी जो है वो MBS निकाल रहा है, वो MBA कहाँ पे खपत होगी MBS की। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी जो है, इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है ना, दिस इज मस्ट। ये तो एक करियर काउंसलिंग भी करने की डिबेट फिर आगे चले जाएगी, लेकिन एक करियर काउंसलिंग करने की भी जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि आपको किस कल्चर की तरफ जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। जॉब्स नहीं है तो कौन जॉब्स देगा, आपको ही बनना है ना आगे जॉब प्रोवाइडर। यू हैव टू गिव अ कंडीसिव एडवाइस टू द इंडस्ट्री। देखिए मेरी आज एक इंडस्ट्री है, आज से 10 साल पहले जब एक थी तो मैं 2 बनाई, 2 से 3 बनाई। आज मैं, अगर मेरे पास कंडीशन एटमॉस्फेयर हो, एक पॉलिसी हो, एक ऐसी पॉलिसी हो जो मुझे पता 5 साल तक कोई भी हुकूमत आएगी या 10 साल तक चेंज नहीं होगी, तो मैं एक और इंडस्ट्री लगाने की सोचूंगा। मुझे पता चल जाए कि मेरी यूटिलिटी कितनी ये होंगे, यूटिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगती हैं तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, काम होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, सब कुछ एक सरकार का काम, गवर्नमेंट का काम एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट काम मेरा और हरीफ भाई का है, जो इंडस्ट्री वाले जो है, बिजनेसमैन जो है वो एम्प्लॉयमेंट देगा। हाँ, यस, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया है, IT का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज। देखिए आजकल की, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ, ये भी जॉनर हो गया है कि आप वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर वर्किंग, उन्होंने गोदाम बना लिया और फिर उसके बाद घर से ही काम हो रहा है। ये देखिए नुकसान क्या हो रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। आप हॉट डॉग जो बेचता है ना भाई, जो 5th एवेन्यू पे जो हॉट डॉग बेचता है, जो मैं पिछले बचपन से देख रहा हूँ, वो भी टैक्स पे करता है। उसका जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी टैक्स पे करता है, खुद बहुत सिस्टम में आता है। हम हमारे शौर ही टैक्स पे करना है। देखिए सरकार ने अनाउंस किया है कि 6 बजे 7 बजे बंद करना है, 8 बजे बंद करना है दुकानें, और नोबडी फॉलोज। जब तक हम एज ए कॉम नहीं, देखिए कोविड में लॉ अबाइडिंग, अल्लाह ताला का जब एक वो आया है, एक अजाब तो नहीं कहेंगे उसको, एक तंबी आई तो पूरी दुनिया बंद हो गई। तो हमने भी फॉलो किया, हमने भी किया कि शादी हॉल बंद हो गए, नहीं होंगे, दफ्तर इतने टाइम पे खुलेंगे, डे वेडिंग्स होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत कुछ, हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। हम डे वेडिंग्स होनी चाहिए। सर्दियों में क्यों नहीं करते डे वेडिंग्स हम लोग? सर्दियों में कितना मुश्किल होता है रात में शादियों में जाना। बताइए, रात को 2 बजे 2:30 बजे शादियां हो रही है, खत्म होती है, क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया सिस्टम को। 10 बजे जो आप, यू आर नॉट क्लोजिंग। गवर्नमेंट की जानिब से कितनी भी आप इनिशिएटिव्स ले लें, आपको जब तक आप खुद भी अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और ट्रेडर्स ने कह दिया कि हम फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट, देन हु इज गोइंग टू। हाँ भाई, आप कलेक्टिवली सोचना चाहिए, मुल्क को बचाना है। मुल्क है तो हम हैं, बाकी वो PTM है, PTI है, जो भी है, मुल्क है तो हमें। शारिक साहब प्लीज इसके ऊपर बताइए कि थोड़ा सा स्टबर्ननेस भी आ गई है ना, इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। एज अ नेशन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इसको फॉलो करें। जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, तो ये नहीं कि अगर एक ऑपोजिशन की जानिब से मजाक बनाया जा रहा है तो आप भी मजाक में हाँ हाँ करने लगे। आपको थोड़ा सा चाहिए कि इसको एक मैच्योरिटी का, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मुजाहरा करें और प्रॉपरली इसको फॉलो भी करें, और ये देखें कि मुल्क की बेटरमेंट किस में। ये सिस्टम नताशा बेसिकली हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है। इन लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो फेलियर है। उस फेलियर की वजह से जो आम लोग हैं, अवाम, मैं और आप जो हैं, उनका इस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। जब एक गवर्नमेंट कहती है कि जी हम 6 बजे अगर आप बंद कर देंगे, तो पंजाब की हुकूमत कहती है नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो फिर डिसॉल्व हो रही है, वो तो फिर अलग उसके नहीं, तो आज से 1 महीना पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब हम एक पेज पर नहीं है तो अवाम जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल सिस्टम के ऊपर नहीं होगा, तो वो फिर उसको रिडिक्यूल करेंगे, उसको मजाक उड़ाएंगे। यहाँ आप अवाम को ब्लेम नहीं दे सकते। हाँ, अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये प्रूव किया होता कि जो वो कह रहे हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करवा के दिखाएंगे। हुकूमत ने अगर ऐलान किया था कि 6 बजे हम बंद करेंगे, 8 बजे शादी हॉल बंद होने चाहिए और हमको गैस और इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग करना है, तो उनको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान देना चाहिए था। सारे सूबों के साथ मिलकर बैठकर पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी को फाइनलाइज कर लेते कि देखें एक ऐलान हुआ है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मुकाबला बहुत सख्त है, वक्त बहुत कम है। देखा ये जा रहा है कि अगर इस गवर्नमेंट के पास देखें तो आप ये 1.5-2 साल थे, और वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ पे इतने चैलेंजेस हैं, फिर फ्लड भी आ गया है, फिर आपको डेट्स भी बहुत सारे अपने करने, बाद में जो है वो लोन्स भी आपको पे करने, रीपे करने, तो बहुत सारे इश्यूज थी। 1.5-2 महीने में हमने रिपेमेंट्स किए काफी। जब दिसंबर में एटलीस्ट हमने 7.5-8 सुकुक बॉन्ड वाली, अगर आपको याद हो तो एक हेवी अमाउंट। दानिश भाई एग्री शायद करेंगे, मेरे पास जो नंबर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, कि अगर मैं ये कहूँ कि $115 बिलियन का पाकिस्तान का टोटल फॉरेन करेंसी का डेट है,
और उसमें करंट डेट इतना है और लॉन्ग टर्म इतना है और रोल ओवर इतना है और डेट सर्विसिंग इतनी है, बिलीव मी ये $15 बिलियन से ज़्यादा का क्राइसिस नहीं है। ये बेहतर गवर्नेंस से चंद माह में ठीक हो सकता है। किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको उस विजडम लेवल की ज़रूरत है, आपको उस विलिंगनेस की और उस अथॉरिटी की ज़रूरत है जो इन चीज़ों, अदरवाइज एक 22 करोड़ का मुल्क जिसकी टोटल इंपोर्ट्स $80 बिलियन, आप अंदाज़ा कीजिए कि उसको मैनेज करना, और वो भी सिर्फ $15 बिलियन का पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट क्राइसिस है। अच्छा, इंपोर्ट को कर्व किया गया तो एक्सपोर्ट भी थोड़ी बहुत ऑटोमेटिकली कर्व हो गई है। जी जी। तो यहाँ जो आपने गैप बताया $15 बिलियन का, दिस इज एक्चुअली द इशू। क्या यहाँ पे जो एक रेमिटेंसेस आते थे वो प्रॉपर्ली थ्रू चैनल नहीं आ रहे, वो इनफॉर्मल चैनल्स की तरफ चले गए, उनका पेट्रियोटिज्म जो है वो साइड में हो गया, अब वो सिर्फ जो है वो फायदा $50 का देख रहे हैं। नहीं, वो पेट्रियोटिज्म नताशा नहीं है। देखें, कोविड में और कोविड के बाद जो एक साल अचानक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रेमिटेंस बढ़ी थी ना, उसमें सबसे बड़ी जो हमको फ़ायदा हुआ था वो ये था कि उस ज़माने में ट्रैवल और उम्रा और हज पर बैन था। तो वो जो $2-3 बिलियन का हमको एडवांटेज मिला, एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज हमको अब वो उसका कोई मिला। अपना पॉलिटिकल नंबर गेम करे तो हम उस पे वो तो देखें, वो पार्टी, कोई भी पार्टी होगी, उसका हक है, वो उसको किस तरह मैनिपुलेट करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन देम। माय पॉइंट वाज कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो $15 बिलियन से ज़्यादा का नहीं है। वो $15 बिलियन में से आधे तो आप अपनी एनर्जी इंपोर्ट से कंट्रोल कर सकते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स और ऑस्टेरिटी मेजर से आप कर सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होगी। आप यकीन कीजिए कि अगर आज हमारी ये पीडीएम की गवर्नमेंट ये डिसीजन ले ले कि ठीक है हम 10 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे, हम गैस की जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो पास ऑन करेंगे। देखें, अनलेस एक चीज़ की आज कॉस्ट ही ₹50 है, आप अगर उसको ₹20 का बेच रहे हैं और एक सर्कुलर डेट क्रिएट कर रहे हैं, so आपको पता है somebody has to pay that, somebody has to pay, या वो दानिश देगा या इसकी बच्चे इसकी जनरेशंस देंगे। ये क्यों देंगे? पूरा मुल्क देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ। तो आपको जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है ना, उस पर चलना होगा। आप अगर ये कहें कि अवाम परेशान है, यकीन कीजिए कि अवाम ज़रूर परेशान होंगे, आटा ज़रूर महंगा होगा, बट आई हैव सीन, मैं अपनी फैक्ट्री से हाईवे से पास ऑन जब करता हूँ, ढाबे पर भी चाय पीने वाले की और कढ़ाई खाने वालों का बहुत तादाद है, वही रश, और होटल्स रेस्टोरेंट्स वैसे ही भरे हैं, और जो 5 स्टार होटल्स हैं उधर भी जगह नहीं मिलती। दैट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? बिकॉज़ वी हैव 75% ब्लैक इकोनॉमी जो अनकाउंटेड फॉर है ना, बिकॉज़ टैक्स नहीं दे रहे ना लोगों की। आज पाकिस्तान में अगर टैक्स टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, वो खुद ही यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर सवाल करते हैं कि ये अगर आज मैं कहता हूँ टैक्स टू जीडीपी 16-17% हो जाए तो आपका, अगर आपका 12-14 ट्रिलियन आपके पास आएगा, आपकी डेट सर्विसिंग हो जाएगी, मुल्क में खुशहाली भी बढ़ेगी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो जाएगा, बिजली भी सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। एग्जैक्टली, पैसा आ जाएगा सरकार के पास। चलें जी, गुफ्तगू जारी है और बड़ी गर्मा गर्मी यहाँ पर हो रही है, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज ऑफ आवर्स के लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,85,400 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,58,950 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑunce $1,915.29, ऑयल WTI पर बैरल $81.63, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $87.16। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 246.72, सेलिंग वाज 247.25, यूके पाउंड बाइंग रही 280.5, सेलिंग वाज 281.11, यूएस डॉलर बाइंग रही 228.6, सेलिंग वाज 229.1, चाइनीज युआन बाइंग रही 33.88, सेलिंग वाज 33.95। Nextly, Saudi Riyal buying rahi 60.94, selling was 61.07, UAE Dirham buying at 62.68, selling was 62.82, Kuwait Dinar buying rahi 749.31, selling was 750.95, and lastly Qatari Riyal buying rahi 62.8, selling was 62.94.
ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। आज के दिन हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस काफ़ी अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। 81 टू 87 डॉलर पर बैरल। इट मींस कि यहाँ पे सख्त ज़रूरत है कि अगर रशिया के साथ कोई भी मेमोरेंडम या कोई अग्रीमेंट साइन हो जाए, दिस विल क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। सो शारिक साहब इस है, दानिश साहब इस है। दानिश साहब आप बताइए प्लीज़ कि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस जो इम्पोर्ट बिल, जो आपके सजेशंस हैं, शारिक साहब के सजेशंस हैं, उनमें यही मैं समझ पाई हूँ कि ऑयल इंपोर्ट को हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने हैं, और इसके साथ साथ कुछ हमें एज अ नेशन भी रिस्पॉन्सिबल बन के अपने टैक्स या अपने जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करना है। टैरिफ्स बढ़ेंगे जो एक इंस्टेंटली आपको दिखाई दे रहा है, टैरिफ्स बढ़ सकते हैं। क्या कोई मिनी बजट भी एक्सपेक्टेड है? क्योंकि IMF की जानिब से ये कंडीशन देखी गई, अखबारों में आ चुका है कि आई थिंक वीक और अनदर 2 वीक्स वी आर एक्सपेक्टिंग मिनी बजट। देखिए, एक तो चीज़ जो है ना, ये जो ऑस्टेरिटी मेजर और शारिक भाई ने कहा कि हमें भी कुछ एज सॉरी नेशन सोचना पड़ेगा। आपको देखें, ये जो नहीं है, आपको ऑयल के पता, आपको सोलर पे, विंड पे, हाइडल पे बहुत काम करना पड़ेगा, न्यूक्लियर पे काम करना पड़ेगा। आपको SMEs पे काम करना है, हमें कुछ थोड़ा सा छोटे-छोटे पैमाने पे एनर्जी की जरूरत है। हमें अभी थर पे अभी हम कोयला अब इम्पोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कोयले भी आ रहा है आपको ना, आपके पास थर का इतना बड़ा जखीरा है। आज गवर्नमेंट जो है ना, चलिए कि थर पे जो है ना, ये अभी अब देखिएगा कि थर कोल पे बहुत काम शुरू हो जाएगा। हमें विंड पे, हमें सोलर पे, सोलर विंड, सोलर पाकिस्तान में आपको पता है सूरज की, आपको तो कितना ब्लेसिंग है ना, ये मतलब दुनिया में ऐसा है नहीं। आप सूरज है, विंड है, हाइडल, हम इतना पानी आता हम बचा नहीं सकते उसको। आपको पता है इस साल तो आपको रिकॉर्ड बारिश हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि जो ये रशिया की डील, अगर अभी तो 80 की डेलीशन आई है, एक 3-4 दिन बाद जो है ना, वही वाली बात शारिक भाई की कि हमें डिफर्ड पेमेंट मिलता है। अगर ये डिफर्ड पेमेंट में राजी हो जाते हैं तो आई थिंक इट विल बी ए ग्रेट ब्लेसिंग। इनफैक्ट वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि रशिया के हवाले से ये तो पेशरफ्त की जा रही है और इस चीज़ का वेलकम भी किया जा रहा है कि आपके रिलेशंस जो है वो बायलैटरली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ, देखिए दुनिया से अब सबको, अब एक तो ग्लोबल विलेज हो जाए ना, अब तो सबके साथ काम करना है। ये नहीं हो सकता कि उसके साथ उसकी बात चलिए। एक न्यूज़ थोड़ी सी बैड है जो मैंने आज पढ़ी थी कि वो रशिया और बेलारूस ने जो ना वो वार ड्रिल शुरू कर दिया है। तो उस पर यूरोप के अंदर जो है ना, ये हो आया जो, क्योंकि पाकिस्तान की मेजर चंक की जो एक्सपोर्ट्स है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है ना आपका। अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये वॉर ड्रिलिंग से जो है दोबारा जो है वो इफेक्ट आ जाता है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड साइन फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ना, जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं। एक चीज़ है जो ये जो रशिया जो इधर और इधर जा रहा है ना, ये बिकॉज यूरोप ने वो गैस लेनी, इनसे यूरोप ने अल्टरनेटिव सोच लिया है। यूरोप ऐसी कंट्री है, वो 1 या 2 साल में वो अल्टरनेटिव ढूंढ लेती है। तो रशिया सोचता है 54% जर्मनी उसका गैस लेता था, अगर 2 साल में अगर वो 54% दे हैव टू, तो वो डेलीगेशन इतनी मोहब्बत नहीं है रशिया को हमारे से, बिकॉज दे आर गोइंग, आई एम टेलिंग यू, दे आर गोइंग टू एवरीबॉडी। रशिया की मोहब्बत को प्लीज शारिक साहब आप भी डिफाइन कीजिएगा, मैं सुनना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि वो उनको बेचना है क्योंकि उनके पास बहुत ज़खायर है, उनके पास ना, उनके पास ह्यूज है। तो दे हैव टू, अगर यूरोप उनका मेजर चंक नहीं लेता है 50-60% आपका गैस, तो दे हैव टू सेल टू पाकिस्तान, दे हैव टू सेल टू इंडिया, दे हैव टू सेल टू एनी अदर कंट्री। इंडिया ऑलरेडी कर रहा है, ऑलरेडी उनका आई थिंक वो तो ले रहे हैं, ही इज अ बायर। इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के 50s से, जब से वो बना है वो। राइट चलें जी शारिक साहब, पहले तो ये रशिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप को ज़रा डिफाइन करें, और दूसरा ये कि ऐसा क्या हो गया कि वो वाकई हमारे पास आए। वो ये भी तो देख रहे हैं ना कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया से थोड़ी सी आइसोलेशन नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की थोड़ी सी अपनी एक कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपनी कुछ हैं परेशानियाँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर वो हेल्पफुल होकर हमारी मदद करें, व्हाई नॉट, वी हैव टू टेक द बेनिफिट। एग्जैक्टली, दानिश ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि रशिया इज़ ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू एवेन्यूज़, इसलिए कि यूरोप या अमेरिका में उनकी इकोनॉमी में और उनकी टेक्नोलॉजी में और रिसर्च में इतनी डेप्थ है कि वो आने वाले वक्त को टेम्परेरीली तो सफ़र करेंगे, बट उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी रिसर्च इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग है और उसमें इतनी डेप्थ है कि वो विद इन नेक्स्ट ईयर आप देखिएगा कि वो जो डिपेंडेंसी रशियन गैस की है टू बोथ सेंट्रल यूरोप, नॉर्थ यूरोप, साउथ यूरोप, जितना है वो 50% रह जाएगी। या वो सोलर विंड या हाइड्रोजन या वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि दी एंटायर वर्ल्ड विल बी अमेज्ड कि ये क्या हो गया। तो रशिया को इसका अंदाज़ा है और यही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। देखें, दुनिया में ट्रेड जो होती है वो उसका एक बैलेंस खुद ब खुद स्ट्राइक हो जाता है। कहीं पर वॉर हो रही है तो उसका फ़ायदा हो रहा है। कोविड में कितनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ जमा हुई, कोविड ख़त्म हुआ
उस कोविड के एडवांटेज की वजह से आज दुनिया में रिसेशन आ गया। देखें क्यों रिसेशन आया, इसलिए कि वो जो नुकसानात हुए कोविड के दौरान उसके रिपरकशंस आज अब ये आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। इसी तरह आज यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, पाकिस्तान हो सकता है कि उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। रशियन कमोडिटीज़ के लिए यूरोप की, अमेरिका की और अफ्रीका की मार्केट्स डिफ़िकल्ट हो जाएं और वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, गरीब मुल्कों को अपनी एक्सपोर्ट को इंटैक्ट रखने के लिए या अपनी पॉलिटिकल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान को सस्ती चीज़ें देना शुरू कर दें। बट माय पॉइंट इज़ कि हमको इन बैसाखियों के अलावा अपनी इकॉनमी को ठीक रखना चाहिए कि आज रशिया हमको सस्ता दे देगा, कल यूएई हमको महंगा दे देगा। दिस इज नॉट द लॉन्ग टर्म। हमें सफिशिएंट होना चाहिए, हमको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और अगर हमारे पास डॉलर नहीं है तो फिर हमको डॉलर बेस्ड अयाशी बंद कर देनी चाहिए। हमको ये चाहिए। वी आर नॉट डूइंग अयाशी, वी आर जस्ट, अगर आप उम्रा और हज को बोल रहे हैं तो वो तो फिर आप ऑस्टेरिटी मेजर्स के मतलब नहीं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से जो इस वक्त ट्रैवल होता है, डू यू नो कि फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में टिकट जो है वो नहीं मिलता, और आप ये समझते हैं कि लोग वो अपने पैसों से ट्रैवल करते हैं, उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन करेंसी की सूरत में पे करती है, इसलिए कि एयरलाइन आपसे टिकट डॉलर पैसों में यहाँ लेती है, बट एयरलाइन यहाँ से इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पैसा लेकर जाती है। क्यों आपने ऐसा किया भाई, आप मुझे बताएं। आप ये अगर समझ रही हैं कि ये याशी नहीं है, ये याशी है बिल्कुल इन हालात में। हाँ, आपके मुल्क में हालात नॉर्मल हो जाएं, आपकी सप्लाई डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी में बैलेंस आ जाए तो आप नॉर्मली बिहेव करें। मींस कि यहाँ पे भी थोड़ा सा एक क्लीशेज बनाने की जरूरत है कि आप इतनी फ्लाइट्स ले सकते हैं पूरे साल में, ये तमाम चीजें भी क्या रिक्वायर्ड, नेसेसरी ट्रैवल करें ना, बिजनेस के लिए नेसेसरी ट्रैवल करें। मैं थोड़ा शारिक भाई को एक ऐड कर दूं। शारिक भाई, काश हमारी पीआई आज एक्स तो हम करते ही ये पीआई में तो पाकिस्तान रुपी है ना, हमारी नेशनल है ना ये। अगर उसके 100 जहाज होते हैं, हाँ, मैं क्यों दुबई एमिरेट से या मैं क्यों कतर से ना, मैं क्यों नहीं पीआई से लंदन जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ। अगर ये हमारी सिस्टम ये होते, सही होते, तो हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं जाता इतना जब। वेल, काफी अग्रेसिव आंसर्स, और आज हमने सॉल्यूशंस भी डिसाइड किए। थैंक यू सो मच दानिश साहब, थैंक यू सो मच शारिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर ऑब्वियसली सॉल्यूशंस तो इन हैंड हमने रखे, साथ साथ उन कुछ सजेशंस भी थी जिसको ज़रूरी था कि अगर उस तरीके से मेजर्स ले लिए जाएं तो काफ़ी हद तक इंस्टेंटली जो रिलीव्स हैं वो भी आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म भी इसके रिपरकशंस हम कहेंगे या पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो एक आफ्टर हमें जो है वो लॉन्ग टाइम इसके पॉजिटिव नताइज ज़रूर मिलेंगे। साथ साथ आज के दिन हमने ये भी डिस्कशन की कि रशिया के हवाले से जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान के कितने बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली हमारी फॉरेन पॉलिसी इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन हम कह सकते हैं कि उसकी ये अप्रोच थी कि बहुत ही अच्छा इसके नताइज निकले। सो वेल, आने वाले दिनों के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के दिन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।